दोस्तों, मैं परवीन फिर से एक नए वीडियो के साथ। अभी हम आधुनिक भारत के इतिहास का सीरीज चला रहे हैं। तो इसमें पहले भाग में हमने यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित तथ्यों को पढ़े थे और आधुनिक भारत के इतिहास जो है उसके भाग 2 में हम अंग्रेज़ों का विस्तार जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अभी तक जितना पढ़ लिए थे उससे आगे सिख राज के संबंध में है। तो सिख राज के संबंध में कुछ तथ्य जान लेते हैं। बंदा बहादुर के बचपन का नाम जो था वो लक्ष्मण देव था। इनका जन्म 1670 ईस्वी में कश्मीर के पुंछ जिले के राजौरी नामक गांव में हुआ था। ठीक है। महाराष्ट्र के नांदेड़ नामक स्थान पर इनकी मुलाकात जो है वो गुरु गोविंद सिंह से हुई थी। गुरु गोविंद सिंह के व्यक्तित्व से प्रभावित होने एवं अपना शेष जीवन गुरु के बंदे के रूप में समर्पित करने के कारण इनका नाम बंदा बहादुर पड़ा था। गुरु गोविंद सिंह के मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व बंदा बहादुर ने ही किया। उसने पंजाब में सिख एवं अंग्रेजों को एकत्रित कर मुगलों से लगातार 1707 से 1715 तक संघर्ष किया। उसने गुरु नानक गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलवाए थे। गुरु नानक और गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलवाए थे। फर्रुख सियर के शासनकाल में 1716 ईस्वी में गुरदासपुर के युद्ध में बंदा बहादुर को बंदी बनाकर दिल्ली लाया गया, जहां उसकी हत्या कर दी गई थी। रंजीत सिंह। सिख क्षेत्र 12 मिसलों में विभाजित था। महाराजा रंजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 ईस्वी को हुआ था। गुजरावाला में सुकरचकिया मिसल के मुखिया 12 मिसलों में से एक थे। सुकरचकिया मिसल उसके मुखिया महासिंह के यहाँ हुआ था। 1792 ईस्वी में पिता महासिंह की मृत्यु के बाद शासक बने। धीरे धीरे उन्होंने संपूर्ण पंजाब, कश्मीर, पेशावर तथा मुल्तान पर अपना अधिकार कर लिया। अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में। तो इस संधि के हिसाब से सतलज नदी को रंजीत सिंह के राज्य की दक्षिणी सीमा लिया गया था। सतलज के दक्षिण पूर्व की ओर सिख राज अंग्रेजों के संरक्षण में रहना स्वीकार किया। अंग्रेजों ने सतलज के उत्तर की ओर हस्तक्षेप नहीं करने का वादा किया। अब आंग्ल सिख युद्ध, अंग्रेज और सिखों के बीच जो दो ठो युद्ध हुए थे, प्रथम और दूसरा। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845-46 में। गवर्नर इसके थे लॉर्ड हार्डिंग। और इस युद्ध के बाद जो परिणाम हुए तो उसके बारे में यहाँ कुछ मुख्य तथ्य दिए हुए हैं। तो लाहौर की अपमान संधि इसे कहा गया। सतलज नदी के दक्षिण ओर के सभी प्रदेशों पर अंग्रेजों का अधिकार मान लिया गया। युद्ध हर्जाना के रूप में 1.5 करोड़ रुपया अंग्रेजों को मिला। लाल सिंह को दिलीप सिंह का वजीर बनाया गया था। लाहौर में सर हेनरी लॉरेंस को ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त किया गया। तो ये सभी बातें प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान हुई। उसके बाद द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 में हुआ था। इस समय गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड डलहौजी थे। तो इस युद्ध के बाद जो हुआ था वो था चार्ल्स नेपियर ने सिख सेना को पराजित किया इस युद्ध में। डलहौजी ने 1849 को पंजाब को अंग्रेजी राज में मिला लिया। महाराजा दलीप सिंह को अंग्रेजों ने 5 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन पर रानी झिंदन के साथ इंग्लैंड भेज दिया गया। ब्रिटिश द्वारा स्थापित नीतियां। ब्रिटिश के द्वारा स्थापित कुछ नीतियों के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे आगे। तो उपनिवेशवाद जो थे उसके चरण जो थे वो 3 चरणों में उपनिवेशवाद संपन्न हुए। तो प्रथम चरण जो थे वो 1757 से 1813 तक चला था। द्वितीय जो थे वो 1813 से 1858 तक और तृतीय 1858 से 1947 तक चला था। तो प्रथम चरण के हिसाब अनुसार वाणिज्यिक पूंजीवाद उस समय हुआ। द्वितीय चरण के काल में औद्योगिक पूंजीवाद को बढ़ावा दिया गया
और तृतीय पूंजीवाद के काल में वित्तीय पूंजीवाद, तृतीय चरण जो थे उसमें वित्तीय पूंजीवाद को बढ़ावा दिया। द्वैध शासन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स रहते हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो द्वैध शासन का सिद्धांत लियोनेल कर्टिस ने अपनी पुस्तक डायरकी में दी थी। डायरकी ये पुस्तक का नाम है। लॉर्ड क्लाइव ने 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की। द्वैध शासन की स्थापना इलाहाबाद की संधि के बाद की गई थी 1765 में। दीवानी अधिकार इसके हिसाब से भूमि कर वसूलना तथा भूमि पर संबंधी दीवानी मुकदमों का निर्णय का अधिकार कंपनी का रहा था। सूबेदारी निजामत, आंतरिक सुरक्षा, शांति, सुव्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था और फौजदारी मुकदमों का निर्णय नवाब के अधिकार में रहा। इस प्रकार बंगाल में एक ही समय में दो प्रकार के शासन व्यवस्थाएं चलने लगी थी। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें अधिकारी एवं उत्तरदायित्व दोनों अलग अलग कर दिया गया था। द्वैध शासन को 1712 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त कर दिया 1772 में। तो 1765 में स्टार्ट हुआ था इलाहाबाद की संधि के बाद द्वैध शासन, और इस शासन को जो है 1772 में जब वारेन ने हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बन के आए तो उन्होंने समाप्त कर दिया। वारेन हेस्टिंग्स, उसके बाद है घेरे की नीति। तो वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 से 1785 के दौरान अहस्तक्षेप की नीति को चलाया। सभी अपने अपने नीति को चला रहे थे। कंपनी का उद्देश्य अपने जीते हुए प्रदेशों के बाद बफर स्टेट की स्थापना करना था। ब्रिटिश राज की सुरक्षा के लिए पड़ोसी राज्यों से संधि किया गया। अहस्तक्षेप की नीति से विचलन। वारेन हेस्टिंग्स के समय मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध इत्यादि हुए थे। इसी प्रकार लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टीपू के विरुद्ध तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़कर अहस्तक्षेप की नीति का उल्लंघन किया था। अहस्तक्षेप की मतलब होता है जो हम किसी के मामले में हस्तक्षेप न करें, दखल अंदाजी न करें। सहायक संधि। तो सहायक संधि के कारण कौन कौन से थे? तो राज्यों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण रखने के कारण बाजार की आवश्यकता थी, कच्चे माल की आवश्यकता थी और आंतरिक सुरक्षा, इन सभी के चलते सहायक संधि किया गया था। सहायक संधि किन किन राज्यों के बीच किया गया था वो आगे हम पढ़ेंगे। पहले जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या हुआ था। तो कंपनी अब सैन्य शक्ति के रूप में काफ़ी मजबूत हो चुकी थी। फिर बेलेजली का मुख्य उद्देश्य कंपनी को सर्वोच्च शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करना था। लॉर्ड बेलेजली द्वारा प्रारंभ सहायक संधि के प्रावधान। संधि स्वीकार करने वाले देशी राज्यों के अपने वैदेशिक संबंधों का समर्पण कंपनी के हाथों में करना होता था। बड़े राज्य अपने राज्य सीमा के भीतर एक ऐसी सेना रखेंगे जिसका नेतृत्व ब्रिटिश रेजिडेंट या ब्रिटिश अधिकारियों के हाथों में होगा। राज्यों को अपने दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंट रखना होगा। देशी राज्य ब्रिटेन के अतिरिक्त अन्य किसी यूरोपीय अथवा अमेरिकी नागरिक अथवा कंपनी को न तो नौकरी पर रखेगा और न ही उससे व्यापार करेगा। ये सभी मामले जो थे वो सहायक संधि से जुड़े हुए थे। संबंधी राज्यों के विरुद्ध आंतरिक विद्रोह अथवा बाह्य आक्रमणों से रक्षा करने का उत्तरदायित्व कंपनी का होगा। अब सहायक संधि के जो थे राज्यों से, किन किन राज्यों से किए थे ये यहाँ पर दिया हुआ है। 1798 में हैदराबाद, 1799 मैसूर, 1799 तंजौर, 1801 अवध, 1802 पेशवा, 1803 सिंधिया तथा 1803 में ही गायकवाड़। इन सभी राज्यों के साथ सहायक संधि किया गया था। तो सहायक संधि के प्रभाव जो थे वो क्या क्या थे? तो सहायक संधि से राज्य सामरिक रूप से कमजोर हो गए। राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता खो दी। राज्यों को आर्थिक नुकसान हुआ था। सैनिकों में बेरोजगारी बढ़ी जिससे कृषि पर दबाव बढ़ गया। राज्यों के लिए यह एक विनाशकारी साबित हुआ था। सहायक संधि जो है वो देशी राज्यों के लिए विनाशकारी साबित हुआ था। अब है यहाँ पे व्यक्तिगत का सिद्धांत, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, या ये सिद्धांत जो है वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया।
यह राज्यों के उत्तराधिकार संबंधी मामले गोद लेने के अधिकार में कंपनी का हस्तक्षेप द्वारा देशी राज्यों के विलय की एक पद्धति थी, जिसमें यह कहा गया था इस संधि के द्वारा, जो यदि किसी का अपना खुद का पुत्र या पुत्री उत्तराधिकारी नहीं है राज्य का, तो गोद जो लेते हैं उसको नहीं लेना है, गोद लिए हुए राज्य को हम अपने में मिला लेंगे। तो इसके कारण जो थे वो साम्राज्य विस्तार करना था लॉर्ड डलहौजी को, बाजार के लिए कच्चा माल प्राप्त करने के लिए, देशी राज्यों के मध्यस्थता को समाप्त करने। 1856 में कुशासन के आधार पर अवध के नवाब वाजिद अली शाह को हटाकर अवध का विलय कर लिया था अंग्रेजी अपने साम्राज्य में। 1857 की क्रांति का एक मुख्य कारण भी यही बना था, मुख्य कारण भी एक 1857 की क्रांति का ये बना था। तो सहायक संधि के द्वारा, सहायक नहीं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैक्स व्यपगत के सिद्धांत के द्वारा सतारा को 1848 में, संभलपुर को 1849 में, बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में तथा नागपुर को 1854 में जो है वो अपने अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। चलिए आगे देखते हैं भू राजस्व व्यवस्था। उस टाइम की भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी? तो सबसे पहला था अस्थाई बंदोबस्त। इसको लागू करने वाले थे कॉर्नवालिस 1793 ईस्वी में। क्षेत्र जो थे वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा। कितने प्रतिशत भाग? 19% भाग। मुख्य बिंदु जो इसके थे वो इस्तमरारी या जमींदारी व्यवस्था थी। जमींदार 1/11 तथा ब्रिटेन 10/11 भाग पे। सूर्यास्त कानून की व्यवस्था थी। जमींदारों को जमीन के मालिक के रूप में मान्यता दी गई और जमींदार किसानों से लगान वसूल करते थे। तो अस्थाई बंदोबस्त में लगान वसूल करने का अधिकार जमींदार को था, लगान वसूलने का अधिकार। 2 नंबर पे है रैयतवारी बंदोबस्त। लागू करने वाले थे कर्नल लीड एवं मुनरो। वर्ष 1792 में, 1820 में। क्षेत्र बम्बई, मद्रास, असम 51% भागों पे। मुख्य बिंदु जो थे रैयतों को भूमि का स्वामी माना जाता था। अंग्रेज सीधे किसानों से लगान वसूल करते थे। रैयतवारी बंदोबस्त के हिसाब से अंग्रेज करते थे लगान वसूली। तीसरा है महालवारी बंदोबस्त। इसको लागू करने वाले थे हॉल्ट, मैकेंजी एवं मार्टिन बर्ड। वर्ष 1819 ईस्वी में। क्षेत्र जो थे वो पंजाब, मध्य प्रांत, पश्चिमी उत्तर प्रदेश 30% भागों पे। मुख्य बिंदु जमीन पर किसानों का मालिकाना हक होता था। लगान के संग्रह के लिए ग्राम समितियों को जिम्मेदार ठहराया गया था। ग्राम समिति बनाई गई थी जो लगान इकट्ठा करके अंग्रेजी शासन को देते थे। धन का निष्कासन सिद्धांत। इसका मतलब हुआ जो अपने देश का पैसा बाहर भेजा जाता था। तो सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने 1867 में इस अवधारणा को इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया में व्यक्त किया था। उन्होंने बाद में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो उनकी लिखी एक प्रमुख पुस्तक है, में इस सिद्धांत को पेश किया, जिसका अर्थ होता है, यह धन के निष्कासन का अर्थ होता है भारतीय धन के भरे हिस्से का ब्रिटेन जाना तथा उसके बदले में भारत को कुछ भी प्राप्त नहीं होना। और किस किस माध्यम या साधन से ये धन विदेशों में जाते थे? तो ये थे विभिन्न प्रकार के कर, निवेश या ऋण, ब्रिटिश कंपनियों के वेतन भत्ते, ब्रिटेन में बैठे अधिकारियों के वेतन भत्ते, कच्चे माल के रूप में, तैयार माल के बिक्री द्वारा और बहुमूल्य वस्तुओं का स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान हीरे, मोती, सोना, चांदी को भेजे जाते थे। उदाहरण स्वरूप जो है 1867-68 में प्रति व्यक्ति आय जो थी वो 20 रुपये थी और 1940 में भारत पर 1200 करोड़ रुपये का कर्ज था। ये अंग्रेजों की देन थी। समर्थक इसके जो थे वो सुब्रमण्यम अय्यर और आर.सी. दत्त इसके समर्थन में थे।
उसके बाद कृषि का जो है वो वाणिज्यीकरण देखते हैं। कृषि पर जब प्रभाव पड़ा तो कृषि का वाणिज्यीकरण होना शुरू हो गया। तो कृषि का उत्पादन बाजार एवं उद्योगों को ध्यान में रखकर नकदी फसलों के रूप में करना कृषि का वाणिज्यीकरण कहलाता है। इसके कारण जो है वो यूरोपीय उद्योगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, उदाहरण के लिए नील, कपास, चाय, जिसकी मांगें यूरोपीय बाजार में बहुत अधिक थी। परिवहन प्रणालियों का विकास, कृषि उत्पाद का निर्यात आसान था। आधुनिक और तेजी से चलने वाले जहाज यूरोप तथा भारत की दूरी तय करने में कम समय, जो कृषि के व्यवसायीकरण में सहायक हुआ था। कृषि में जो कच्चे माल का उत्पादन किया जाता था उसको भेजने के लिए कम समय में वो खराब नहीं होते थे और अच्छे से भेज दिया जाता था यूरोपीय मार्केट में। भारत में नई फसलों की शुरुआत, जैसे कि तंबाकू, मूंगफली, आलू, नील, जूट, चाय और कॉफ़ी। तो इन सब की खेती जो है वो भारत में पहले नहीं होती थी। ये सब यूरोपियों की देन है जो वे अपने साथ लाए और भारत में इसका कृषि कार्य करना आरंभ किया था। भू राजस्व प्रणाली, किसान राजस्व चुकाने के लिए व्यावसायिक फसलों के उत्पादन के लिए बाध्य हो गए थे। अमेरिकी गृह युद्ध, अमेरिकी गृह युद्ध के कारण 1860 ईस्वी के आसपास में में भारत से जो है वो ब्रिटेन में कपास की मांग ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था और वो कपास को निर्यात करने में सक्षम नहीं था, तो इसलिए भारत से निर्यात ज़्यादा बढ़ गया। विऔद्योगिकीकरण, विऔद्योगिकीकरण का मतलब होता है जो अपने देश की औद्योगिक क्षमता कम होना या बर्बाद हो जाना। अंग्रेज़ों के आने से पहले या पुर्तगालियों के आने से पहले जो है भारत में कुटीर उद्योग और लघु उद्योगों का बोलबाला था। हर गाँवों में सभी अपने अपने लघु उद्योगों में लगे हुए थे। लेकिन इन लोगों के आने से जो है यह औद्योगिक क्षमता जो है उसका नष्ट हो गया। तो यह किसी देश की औद्योगिक क्षमता को नष्ट करने की प्रक्रिया को विऔद्योगिकीकरण कहते हैं। यूरोपीय लोगों के आने से पहले भारत औद्योगिक केंद्र था। ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि और हस्तशिल्प का बोलबाला था, हाथों से बनाए जाने वाले सामानों का। हालांकि ब्रिटिश नीतियों ने जानबूझकर गांव की अर्थव्यवस्था के आंतरिक संतुलन को नष्ट कर दिया था। इसके कारण जो है वो थे, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कच्चे माल के लिए भारतीय संसाधनों का ब्रिटेन की ओर पलायन किया गया, जिससे भारतीय उद्योगों के लिए कच्चे माल की कमी हो गई और ब्रिटेन से सस्ते औद्योगिक उत्पाद भारत में भेजा गया। और इंग्लैंड में भारतीय वस्तु पर अत्यधिक चुंगी लगाए गए। चुंगी का अर्थ होता है कर लगाया गया था। देशी रजवाड़े अब खराब स्थिति के कारण हस्तशिल्प उद्योग जो थे वो उसको प्रश्रय देने में स्थिति में नहीं थे। 1813 के ब्रिटिश सरकार की मुक्त व्यापार नीति जो है वो विऔद्योगिकीकरण को और ज़्यादा बढ़ावा दिया था। तो विऔद्योगिकीकरण के प्रभाव जो थे वो निम्नलिखित थे। हस्तशिल्प उद्योगों के ह्रास के पश्चात अधिकाधिक लोगों का दबाव जो है वो कृषि पर पड़ने लगा। चूँकि कृषि उत्पादन कम था, अतः कृषि बहुत बड़ी जनसंख्या को खिलाने में असमर्थ थी। फलतः कृषि पर लोगों की अधिकाधिक निर्भरता ने ग्रामीण गरीबी को जन्म दिया। उद्योगों के विकास के लिए कृषि का समर्थन आवश्यक होता है, किंतु पिछड़ी हुई कृषि में लोगों की क्रय शक्ति और भी कम हो गई, अतः आगे उद्योगों के विकास में इसका और भी घातक प्रभाव पड़ा था। स्वनिर्भर भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था टूट गई और अधिकाधिक लोग जो है वो बेरोजगार हो गए। अब खुद के जो हस्तशिल्प का काम था उससे वो बेरोजगार हो गए थे बंद होने से। तो ये थे कुछ भाग 2 में तथ्य आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित। तो अब आगे भाग 3 में हम 1857 की क्रांति के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। 1857 की क्रांति के बारे में, और उससे आगे भी भाग 4 या 5 आने की संभावना रहेगी तो उसको भी लाया जाएगा। ये सभी नोट्स जो है वो एनसीईआरटी के बुक से बनाए गए हैं, तो आप लोग कृपया इस नोट्स का स्क्रीनशॉट लेके या खुद कॉपी पे लिख के
इसको अच्छे से एक जगह रखिए। हम इसका एक सीरीज है जो आधुनिक भारत का इतिहास के बाद ये जो है, उसके बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है उसको भी देखेंगे, उसका भी नोट्स बनाएंगे और प्राचीन भारत के इतिहास का भी नोट्स बनाएंगे। तो इन सभी चीज़ों का नोट्स आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल आपके प्रणीत ट्यूटोरियल्स जो है, प्रणीत ट्यूटोरियल 13-20, इस चैनल पे जो है आपको सभी नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे वीडियो के माध्यम से। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।